हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का यानी राजनीति शास्त्र जो क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो ये आपके प्रश्न जो है परीक्षा की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में के लास्ट में एक मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी है नैतिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, नैतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? ये कथन किसका है? किसने कहा था ये बात कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? तो ये जो कथन है, ये कथन है आपका थॉमस हॉब्स का। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, थॉमस हॉब्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? ऑप्शन नंबर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन बी है मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है रूसो, ऑप्शन नंबर सी है मार्शल और ऑप्शन डी है जॉन लॉक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक ने ये दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। ठीक है, प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ये किनका कथन है? यहाँ पे दिया हुआ कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली, बी है थॉमस हॉब्स, सी है कार्ल मार्क्स और डी है ग्रीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा कार्ल मार्क्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है लोगों के लिए एक अफीम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो इसका आंसर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, हॉब्स व ग्रीन, बी ऑप्शन है लॉक व बर्क, ऑप्शन सी है हॉब्स व लॉक और ऑप्शन डी है लॉस्की व बार्कर। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हॉब्स व ग्रीन, इन्होंने कहा था, इनके चिंतन में निहित है अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा। ठीक है, तो हॉब्स व ग्रीन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है नागरिक गणतंत्रवाद। 7 नंबर क्वेश्चन है नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने दिया था? तो ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है रूसो, ऑप्शन नंबर सी है मार्शल और ऑप्शन नंबर डी है गिडिन्स। तो यहाँ पे जो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र प्रतिपादित किया था वे थे रूसो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ये कथन किनका है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लॉस्की, ऑप्शन नंबर बी है डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर सी है जी.ए. आमंड और ऑप्शन नंबर डी है आर.जे. गेटेल। तो ये जो कथन है कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं, तो ये डेविड ईस्टन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। डेविड ईस्टन ने ही कहा था कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। प्राचीन समय में राज्य का क्या रूप था। तो ऑप्शन नंबर ए है नगर राज, ऑप्शन नंबर बी है साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्र राज और ऑप्शन नंबर डी है पार राष्ट्र राज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा नगर राज्य, यानी नगर राज्य जो है प्राचीन युग में राज्य का रूप था। ठीक है, नगर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन है हमारे पास पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है हॉब्स और चौथा है हीगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्ता का सिद्धांत शास्त्री किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हॉब्स, ये इनका कथन है। ठीक है, उनको माना जाता है, सॉरी, कि सत्ता का जो सिद्धांत शास्त्री माना जाता है हॉब्स को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पॉलिटिक्स जो नामक पुस्तक है उनके लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है, उनके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु और ऑप्शन नंबर सी है लासवेल और ऑप्शन नंबर डी है लास्की। तो ये जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ये कथन किसका है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। तो पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा है ऑप्शन रूसो, तीसरा ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, चौथा ऑप्शन है एच जे लॉस्की और पांचवा ऑप्शन है हेनरी पैट्रिक। तो ये जो कथन है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, हेनरी पैट्रिक ने कहा था। ये हेनरी पैट्रिक का कथन है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन इंटर में पूछा गया था इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, इसलिए मैंने अपने तरफ से यहाँ पे ऑप्शन लिखा। इसका सही जवाब आपको क्या होगा, हेनरी पैट्रिक। ठीक है, तो हेनरी पैट्रिक जो थे उन्होंने ही कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13 कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है बी लॉक, तीसरा ऑप्शन है सी रूसो और ऑप्शन डी है बर्लिन। तो ये जो कथन है वो रूसो का कथन है। तो रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, हर जगह समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, इसलिए उन्होंने ये बात कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो मार्क्सवादी हमेशा पूंजीवाद यानी उदारवाद के खिलाफ थे, तो पूंजीवादी समाज जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा पूंजीवादी समाज। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी समाज, बी है समाजवादी समाज, सी है वर्ग विहीन समाज और डी है वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूंजीवादी समाज। तो पूंजीवादी समाज मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्वेश्चन है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनके लेखक कौन है। तो इनके लेखक ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है JS मिल, दूसरा ऑप्शन है बी RH टोनी, सी ऑप्शन है LD हाबहाउस और चौथा ऑप्शन डी है HJ लॉस्की। तो ये जो कथन है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा HJ लॉस्की, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक HJ लॉस्की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, पहला है धार्मिक समानता, उसके बाद सामाजिक समानता, उसके बाद वितरणात्मक समानता और चौथा है वैधानिक समानता। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा सामाजिक समानता, ये हमारा सही आंसर होगा। भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है, सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है।
ये कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था, पहला है विधि शास्त्रवादी, उसके बाद मार्क्सवादी, उसके बाद जो है लोकतांत्रिक समाजवादी, और चौथा ऑप्शन है उदारवादी। तो ये जो सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत कहे जाते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही हो जाएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। आप सभी जानते होंगे राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही आंसर होगा 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 साल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, आवाहन कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। यानी नई अखिल भारतीय, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर बी है संसद के प्रस्ताव का, और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के प्रस्ताव का, और ऑप्शन नंबर डी है विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो इसमें जो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से जो विशेष महत्व होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पे राज्यसभा का होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो प्रस्ताव होता है इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है किसमें, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने में। ठीक है ना, विशेष महत्व राज्यसभा का होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में 20 प्रश्न पढ़ेंगे, कंप्लीट होगा 20 प्रश्न, और अब आपको एक प्रश्न मैं देकर जा रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो आज का प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन एक बार फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। और अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने इसके बारे में मैंने बताया है। तो अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसका आंसर जवाब देना ना भूलें। थैंक यू।